Hello students, I am Akshay from Englisha. Today we are going to learn voice in a very different method. एक बिल्कुल अलग तरीके से हम वॉइस को सीखेंगे और मैं तुम्हें इतना आश्वस्त करता हूँ कि एक रूल बताऊँगा, एक मेथड बताऊँगा, एक ऑब्जर्वेशन बताऊँगा जो कह सकते हो और बस सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए तुम किसी भी वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। इसका नाम दिया है मैंने बिलियर्ड्स मेथड। ये मेथड कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है क्योंकि ये किताबों में अभी तक नहीं छपा है, दैट्स वाई। तो ये मेरे द्वारा बनाया गया एक मेथड है, इसको हम ध्यान से समझें और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पहली बार यूट्यूब पर बता रहा हूँ, आई मीन ये दूसरा सेशन है या तीसरा होगा, बट ऐसा रूल किसी ने अभी तक बताया नहीं है। चलो इसको समझते हैं। एक सेंटेंस सामने है, हैरी इज़ प्लेइंग चेस। इस रूल की खासियत क्या है कि बिना टेंस का जिक्र किए तुम वॉइस बना सकते हो। मैं तुम्हें सबसे पहले बनाकर दिखाता हूँ, सॉल्व करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में बातें आए। ये बन गया। अब मैंने यहाँ क्या क्या ये कलाकारियाँ की हैं, अब तुम्हें इसे समझना है। हैरी इज़ प्लेइंग चेस, चेस इज़ बीइंग प्लेड बाय हैरी। अब इसे हम ध्यान से समझते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस को हमें क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें V3 आना चाहिए, ठीक है। और V3 से जस्ट पहले हमेशा तुम्हें बी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस की आत्मा यही है, समझ लो, यानी पैसिव वॉइस की पहचान यही है। क्या कि पैसिव वॉइस अगर हमें जानना है तो हमें सबसे पहले V3 आना चाहिए और V3 से पहले हमेशा हमें बी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर बी फॉर्म क्या है। तो बी फॉर्म्स किसे कहते हैं इसको हम समझ लेंगे। बी फॉर्म है इज़, एम, आर, प्रेजेंट में हो गया, और बी फॉर्म पास्ट में होते हैं वॉज, वर। थोड़ा समय दीजिए, इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बी फॉर्म बी है, बीन है और बीइंग है। यानी इतने ही चेहरों के बाद, ये जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ, इतने ही चेहरों के बाद अगर V3 का इस्तेमाल होता है तो पैसिव वॉइस हो गया। यानी पैसिव वॉइस में V3 से पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इतने वर्ब्स को छोड़कर कोई वर्ब दूसरा नहीं आता है। क्लियर है? यानी ये इतना आसान है, सोच सकते हो तुम। तो इसी बी फॉर्म को हम किन फॉर्म्स में देखते हैं ये हमने बताया। जैसे हैव फॉर्म बोलते हो ना, हैज़, हैव, हैड, उसी तरह से डू फॉर्म है, डू, डज, डिड, डूइंग। उसी तरह से बी फॉर्म है। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इन सबको इकट्ठा हम बी फॉर्म कहते हैं। करेक्ट। अब हम बिलियर्ड्स मेथड का यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो इसको ध्यान से पहले समझना है। अब कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखें। क्या कि अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, करेक्ट, एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ है कि मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यही है, मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज्ड। अब बात आती है मीनिंग किस किस चीज़ को नहीं बदलने से नहीं बदलेगी। तो मीनिंग ही मेन चीज़ है। और एक्टिव वॉइस का अगर टाइम और टेंस अगर आपने मेंटेन कर दिया तो आप समझ लें कि इससे आपकी मीनिंग नहीं बदलेगी। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो टेंस है वही टेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस का रहना चाहिए, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो टाइम है वही टाइम पैसिव वॉइस का रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तभी तो मीनिंग नहीं बदलेगी। तो थोड़ा सा तुम इसे पहले ध्यान से समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये नोट करो, इस चीज़ को समझो। मान लो एक्टिव वॉइस का टाइम है प्रेजेंट,
और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस है कंटिन्यूअस, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल को देखा। तो जब तुम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इस सेंटेंस का भी टाइम होना चाहिए प्रेजेंट और इस सेंटेंस का भी टेंस होना चाहिए कंटिन्यूअस। करेक्ट? यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टाइम और टेंस दोनों सेम होना चाहिए। समझ गए? जैसा कि हम यहाँ कह सकते हैं प्रेजेंट ये क्या है, टाइम है, और कंटिन्यूअस क्या है, ये टेंस है। अब तुम्हें लगेगा मैं तो टेंस का जिक्र कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, बाकी मैं ये नहीं बताऊँगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है, और बिना टेंस की जानकारी लिए ही हम पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को चेंज कर पाएंगे। अभी किस मेथड से? बिलियर्ड्स मेथड से। ठीक, जो कि मैंने किसी समय में ऑब्जर्व किया है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ है अभी तक। अब सोचो, अगर एक्टिव वॉइस का टाइम है प्रेजेंट और टेंस है कंटिन्यूअस, और तुमने क्या किया कि पैसिव वॉइस में आकर तुमने प्रेजेंट को पास्ट में लिख दिया, तो यहीं पर मीनिंग बदल गई। मान लो तुमने कंटिन्यूअस सेम ही रखा लेकिन टाइम तो तुमने चेंज कर दिया, तो पैसिव वॉइस में मीनिंग में चेंज आ जाएगा। करेक्ट? और अगर मान लो कि तुमने टाइम तो सेम रखा लेकिन तुमने टेंस को चेंज कर दिया, और टेंस तुमने कर दिया प्रेजेंट का परफेक्ट, इससे भी मीनिंग में चेंज आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहली बात जो है कि एक्टिव से अगर हम पैसिव में जा रहे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले मीनिंग चेंज नहीं करनी है। और मीनिंग चेंज कैसे नहीं होगी? अगर हम टाइम और टेंस चेंज नहीं करेंगे तो मीनिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है? आगे यहाँ तक समझ में? अब देखो क्वेश्चंस। बिलियर्ड्स मेथड क्या है और हम कैसे इससे हम सवाल बना सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल, जैसे शी हैज़ डन हर वर्क। उसने अपना काम कर लिया है। अब समझना, तो हमें अब जो एक चीज़ जाननी है वो है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा तभी उसका पैसिव बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। और ऑब्जेक्ट हम कैसे जानते हैं? तो हम मेन वर्ब से क्वेश्चन करके जानते हैं। मेन वर्ब किसको कहते हैं? जो लास्ट वाला वर्ब होता है इंग्लिश के सेंटेंस में, वही मेन वर्ब होता है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ब है हैज़ और लास्ट वर्ब है यानी सेकंड वर्ब है डन। तो लास्ट वर्ब हमेशा इंग्लिश में मेन वर्ब होता है। ये टेक्निक है मेन वर्ब को समझने का। ठीक, इस सेशन में बने रहो, बस तुम्हें देखना एक से एक बातें मिलेंगी। तो मेन वर्ब को जो हेल्प करे वो क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हमें क्वेश्चंस करने होते हैं मेन वर्ब से। कितने? 2 तरह के क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंड द सेकंड क्वेश्चन इज whom। जैसा शी हैज़ डन, उसने कर लिया है। व्हाट, क्या कर लिया है? अपना काम कर लिया है। तो व्हाट का जवाब हमें मिला। ठीक है? और यही व्हाट का जो जवाब मिला इसे ही हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो व्हाट और whom का जब भी जवाब मिलता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर whom का जवाब एब्सेंट है। उसने कर लिया है किसको? अब इंसान को तो कुछ करने की बात है नहीं, बल्कि काम को करने की बात है। तो व्हाट का जवाब यहाँ पॉसिबल है, whom का जवाब पॉसिबल नहीं है। दोनों का जवाब मिले तो 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसमें एक डायरेक्ट हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट हो जाएगा। व्हाट से जो जवाब मिलता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और whom से जो जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 तरह के पैसिव बनेंगे। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन एक भी अगर जवाब मिला तो वही ऑब्जेक्ट है। तो हमने अभी देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर वर्क पॉसिबल है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट में मिला तो इसका पैसिव बनेगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ यहाँ से, ताकि मैं बिलियर्ड्स मेथड तुम्हें रिफ्लेक्ट करके दिखा सकूँ। देखना, तुम सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब के नीचे वर्ब लिखोगे और वर्ब के नीचे वर्ब लिखोगे। हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस। कितना आसान है। तो पैसिव वॉइस का अभी हमने क्या तरीका बताया कि V3 होगा और V3 से पहले बी फॉर्म होगा। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब जो भी है उसकी तुम ठुकाई करो।
बिलियर्ड्स एक प्रकार का गेम है। इसमें कॉर्नर्स पर होल्स होते हैं और मिडिल में भी होल्स होते हैं और इसमें कुछ बॉल्स होते हैं। इस तरह के ट्रायंगुलर शेप में तुम देखे होंगे, कई बॉल्स होते हैं एंड दे आर 8 इन नंबर। दिस इज कॉल्ड पूल, याद आ गया होगा तुम्हें। इसी खेल को हम लोग बिलियर्ड्स कहते हैं। इसमें एक स्टिक होता है, तो स्टिक से हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, इसीलिए इस चीज़ से हमने इसे रिलेट किया है। तो यहाँ पर मेन वर्ब को हमेशा हिट करना है और जब भी ये हिट होगा मेन वर्ब, तो अब तो ये यहाँ पर ड्रॉप नहीं करेगा, ये तो तय है। ये जब भी ड्रॉप करेगा तो आगे ड्रॉप करेगा। और मेन वर्ब की जब भी ठुकाई होगी तो उसका स्वभाव बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी, उसका नेचर बदल जाएगा। क्यों? ठुकाई के बाद कोई भी चीज़, कोई भी इंसान बदल जाता है। तो हमें हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। डन का थर्ड फॉर्म तो डन ही है, संयोग से डन थर्ड फॉर्म में ही है, तो हमने डन लिख दिया। करेक्ट। अब बात ये रही कि इसके नीचे हमें क्या लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है। तो देखना पैसिव वॉइस क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हैज़ लिखा हुआ है। हैज़ हैव फॉर्म का एक फॉर्म है। हैव फॉर्म कितने होते हैं? तो होते तो 4 हैं, लेकिन हमें यहाँ काम लगेगा मात्र 3 का, हैज़ हैव हैड का। ठीक। तो जिस भी फैमिली का वर्ब यहाँ लिखा रहे उसी फैमिली का वर्ब यहाँ लिखेंगे। जिस नेचर का वर्ब यहाँ लिखा रहे उसी नेचर का वर्ब यहाँ लिखना है और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। बस इतनी ही सी यहाँ बात है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट क्या देखा? हर वर्क। हर वर्क को यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने देखा हैव का फॉर्म लिखा हुआ है जो कि हैज़ है और हमें टाइम हमेशा देखना है एक्टिव वॉइस का। तो टाइम हैज़ से किसका दिखाते हैं हम लोग? हैज़ और हैव से प्रेजेंट टाइम हमें पता चलता है और हैड से किसका टाइम पता चलता है? पास्ट टाइम का। तो हैज़ से कौन सा टाइम? प्रेजेंट। यानी मुझे यहाँ भी प्रेजेंट टाइम लिखना है और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने फॉर्म्स हैं? हैज़ है और हैव है। यानी यहाँ पर हमें क्या सोचना है? हैज़ भी सोचना है, हैव भी सोचना है। अभी तरीका बता रहा हूँ, धीरे धीरे तुम सारी बात समझ जाओगे अपने। अब तुम सोचो कि हर वर्क, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या होगा? हैज़ होगा, इसीलिए हम यहाँ पर हैज़ लिखेंगे। करेक्ट। तो हैज़ हैव की फैमिली है, तो नीचे वाला भी हमें वर्ब हैव की फैमिली से ही लिखना है। हम बी फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम मॉडल वर्ब नहीं लिखेंगे, हम डू फॉर्म नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। यानी जिस नेचर का वर्ब ऊपर दिखे उसी नेचर का वर्ब नीचे लिखना है। जिस नेचर का वर्ब ऊपर दिखे उसी नेचर का वर्ब नीचे लिखना है। और ऐसा अगर कर पाए, पैसिव वॉइस तुरंत से सॉल्व हो जाता है। इतना आसान है पैसिव वॉइस का ऑब्जर्वेशन। मुझे लगता है कि तुमने इस बात को समझी होगी। अब यहाँ है डन। डन का नेचर हम फाइंड आउट करेंगे। डन है V3। मेन वर्ब का नेचर फाइंड आउट करने का क्या अर्थ है? कि वो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है, ये जानना है। तो डन क्या है? V3 है। तो हम यहाँ भी V3 ही लिखेंगे, लेकिन देखो कि मेन वर्ब को हमने V3 बना दिया है और पैसिव वॉइस अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था। यहाँ देखो, पैसिव वॉइस क्या होता है? बी फॉर्म V3 होता है और उसके पहले बी फॉर्म दिखना चाहिए। यही होता है पैसिव वॉइस, दैट्स इट। यानी यहाँ पर देखो V3 लिखा हुआ है और इससे पहले हमें क्या दिखना चाहिए? यहाँ बी फॉर्म दिखना चाहिए, यानी बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म दिखेगा। क्यों? इसको तुम ऐसा समझो, यहाँ पर ये हमने क्या दिखाया? V3, और V3 से यहाँ क्या दिखना चाहिए? पहले बी फॉर्म दिखना चाहिए, राइट। लेकिन बी फॉर्म इतने इतने हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। अब बात है कि इनमें से तुम कौन सा लिखोगे? कौन सा बी फॉर्म यहाँ पर हम लिख दें? बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इसको लिखने का कुछ तो आधार होगा। वो आधार ये है कि ऊपर जिस नेचर का वर्ब दिया हो उसी नेचर का बी फॉर्म चुनकर लिखना है। तो ऊपर किस नेचर का वर्ब दिया हुआ है? V3 दिया हुआ है ये, यानी हमें नीचे भी क्या लिखना है? V3 लिखना है। यानी बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। और ये पैसिव वॉइस आपका सॉल्व हो गया। पहली बार तो समझने में मशक्क़त होगी, बाकी बहुत आसान है। 1 सेकंड में बनता है पैसिव वॉइस।
हर वर्क हैज़ बिन डन, अब आप एजेंसी दिखा दीजिए। एजेंसी हम दिखाते हैं बाई जैसे प्रेपोजिशन से, बाई हर, यानी उसका काम उसके द्वारा कर लिया गया है। डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं, फिर समझते हैं। एक्टिव वॉइस, जैसे ही कैन डू इट। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा, और एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। ही कैन डू, तो डू से हमने क्वेश्चन किया, ही कैन डू व्हाट, वह कर सकता है क्या, तो व्हाट का जवाब क्या आया, इट आया। इसलिए यहाँ पर इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, तो ठीक सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब, फिर उसी तरह से वर्ब के नीचे वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। यही तो है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इट को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया। अब कैन से हमें टाइम देखना है, हमेशा हमें टाइम देखना है, ठीक है। टेंस का जिक्र मैंने देखो नहीं किया है, तो कैन से टाइम कैसा, प्रेजेंट, यानी हमें यहाँ भी प्रेजेंट फॉर्म में ही वर्ब लिखना है। तो कैन से और कोई दूसरा फॉर्म हम देख सकते हैं क्या जो प्रेजेंट टाइम दिखाता हो, तो नहीं। कैन ही एकमात्र ऐसा वर्ब है जो प्रेजेंट टाइम को शो करता है। कैन का दूसरा फॉर्म है कुड, जो कि पास्ट बताता है, और पास्ट टाइम हमें लिखना नहीं है। क्यों, एक्टिव और पैसिव का टाइम नहीं बदलना चाहिए, तो हम यहाँ तो कैन ही लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ कैन लिखेंगे। और देखो ये है मेन वर्ब हमारा, डू मेन वर्ब है। मेन वर्ब को बिलियर्ड्स की स्टिक से हम हिट करेंगे, हिट करने के बाद ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हमेशा हमें मेन वर्ब को हिट करना है, और मेन वर्ब हिट होने के बाद हमेशा ही V3 में चेंज होगा, करेक्ट। और V3 से पहले क्या आना चाहिए, बी फॉर्म आना चाहिए, जैसा हमने पढ़ रखा है। क्यों, बी फॉर्म प्लस V3 ही तो पैसिव वॉइस है। अब बात ये रही कि बी फॉर्म हमारे पास 8 हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। इनमें से कौन सा लिख दें यहाँ पर भाई, डू के नीचे बी फॉर्म का कौन सा फॉर्म लिख दें। तो ये डिसाइड करने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो यही मैंने अभी बताया, हमें ये देखना है कि ये डू फॉर्म किस नेचर का है। सो इट इज़ ऑफ V1 नेचर, यानी हमें भी नीचे V1 नेचर का ही बी फॉर्म लिखना है। तो एक बार हम पहले तुम्हें दिखा देते हैं कि बी फॉर्म के सारे फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं। ये है बी, बी का प्लूरल फॉर्म आर, V1 ही कहलाता है। बी के वॉज और वर, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये V2 होते हैं। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म दैट इज और एम होता है। अब तुम गौर करो कि मैंने कहा कि यहाँ V1 वाला फॉर्म हमें लिखना है, किसका भाई, बी फॉर्म का। तो बी फॉर्म का V1 क्या है हमारे पास, बी भी है और आर भी है। अब तुम कहोगे इस दोनों में से कौन सा लिखें, तो जनरली आमतौर पर हम बी लिखते हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर V1 नेचर बताया गया है, V1, इस पर गौर करना है। और ये बी फॉर्म में स्पेशल फॉर्म हो गया, जैसे ये स्पेशल फॉर्म है, ये स्पेशल फॉर्म है, और ये भी स्पेशल फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चेहरा, स्पेशल चेहरा। लेकिन बी फॉर्म का जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, वो है बी खुद। तो जब भी बी फॉर्म का V1 लिखना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि हम बी फॉर्म पहले सोचेंगे, ठीक है। और अगर इज, एम, आर वाली बात है तो हम इज, एम, आर में सोचेंगे, करेक्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है V1 में, और किसी में नहीं। V1 में थोड़ा सा दिमाग लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी सारा आसान है। एक बार इत्मीनान से समझो। तो डू है V1, हमें भी लिखना है यहाँ पर V1, किसका भाई, तो बी फॉर्म का V1 लिखना है। और बी फॉर्म का V1 क्या होता है, बी खुद होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और ये रहा पैसिव सॉल्व हो गया। इट कैन बी डन, और एजेंसी दिखानी है, एजेंसी दिखा दीजिए। मतलब एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो बाई हिम। यह काम उसके द्वारा किया जा सकता है। अब तुम गौर करो टाइम और टेंस इसमें कैसे कैसे हैं। मैं सारी चीज़ को यहाँ से डिलीट करता हूँ पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, कैन, कैन, यानी जिस फैमिली का ये कैन है, कैन फैमिली है, उसी फैमिली का हमने यहाँ वर्ब लिखा।
यानी हमने क्या किया, वर्ब के नेचर को मेंटेन किया। फिर देखो ये डू V1 है तो हमने यहाँ बी भी V1 में लिखा, यानी हमने क्या दिखाया यहाँ पर, हमने वर्ब के नेचर को मेंटेन किया। ठीक है, और ये मेन वर्ब को क्या बनना था, थर्ड फॉर्म बनना था। यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म बना, ये थर्ड फॉर्म बना, और थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या दिखना था, तो थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हमें बी फॉर्म मिलना चाहिए था। तो बी फॉर्म प्लस V3 ही ये क्या होता है, ये पैसिव वॉइस होता है। तो देखो हमने पैसिव दिखा दिया, क्यों, बी जो है ये बी फॉर्म हो गया और डन जो है ये V3 हो गया। समझ में आया, और ये पैसिव बन गया। इतना आसान है पैसिव वॉइस समझना, इसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ये नियम बहुत अच्छा है, तीसरे सवाल से इसे देखने की कोशिश करो। एक्टिव वॉइस में मैंने कोई सेंटेंस लिया, जैसे वी हैव कंप्लीटेड दिस, मान लो हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का नेचर और मेन वर्ब का नेचर देखो, बातें आगे बढ़ती जा रही हैं। करेक्ट, समझना बात। हैव की फैमिली क्या है, हैव फैमिली कहो या हैव फॉर्म कहो। करेक्ट, तो हमें पैसिव वॉइस में भी क्या दिखना चाहिए, नीचे हैव फॉर्म ही दिखना चाहिए। यानी जिस फॉर्म का वर्ब ऊपर यूज रहेगा उसी फॉर्म का वर्ब नीचे यूज कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर बी फॉर्म नहीं दिखा पाएंगे, डू फॉर्म नहीं दिखा पाएंगे, मॉडल वर्ब नहीं लिखेंगे। हैव फॉर्म से ताल्लुक रखता है तो नीचे भी हमें हैव फॉर्म ही लिखना है। करेक्ट, यानी जिस नेचर का वर्ब ऊपर उसी नेचर का वर्ब नीचे, जिस नेचर का वर्ब ऊपर उसी नेचर का वर्ब नीचे। अब देखो कंप्लीटेड क्या है, V3 है, यानी हमें भी यहाँ क्या लिखना है, V3 लिखना है। ठीक हो गया इतना। अब मेन बात क्या है कि हैव है हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड है मेन वर्ब, तो हमें इस मेन वर्ब को हिट करना है बिलियर्ड्स मेथड के कारण, और जब भी इसकी हिटिंग होगी तो ये किस में बदल जाएगा, ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये थर्ड फॉर्म में चेंज होकर क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड। ये थर्ड फॉर्म है, और इस थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या दिखना चाहिए, यहाँ पर बी फॉर्म दिखना चाहिए, यानी बी फॉर्म का हमें थर्ड फॉर्म यहाँ लिखना है। अब कहोगे ये वाला थर्ड फॉर्म हमने कहाँ से लिखा, तो मैंने क्या कहा, जिस नेचर का वर्ब ऊपर लिखा रहे उसी नेचर का वर्ब नीचे लिखेंगे। करेक्ट, तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर वर्ब जो है ये V3 में लिखा हुआ है। ठीक है, और तो इसी नेचर का हमें वर्ब नीचे लिखना है V3 का। लेकिन इसका नियम क्या कहता है कि मेरे से पहले भैया तुम मुझे बी फॉर्म दो। तो ओवरऑल कहने का क्या अर्थ हुआ कि हमें बी फॉर्म का V3 लिखना है, और बी फॉर्म का V3 क्या होता है, बीन होता है। पैसिव तो यहीं पर सॉल्व हो गया। और हैव के नीचे हमें हैव फॉर्म लिखना है। हैव का टाइम क्या है, प्रेजेंट है, यानी हमें यहाँ भी प्रेजेंट वर्ब लिखना है। और हैव का प्रेजेंट वर्ब क्या क्या होता है, हैज़ और हैव होता है। तो हम यह दोनों चीज़ सोचेंगे, कारण है सोचने का कि कौन सा वर्ब हो पाएगा। अब ऊपर के सेंटेंस में चलता है, वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, तो व्हाट का जवाब हमें क्या मिलेगा, दिस। इसलिए दिस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसका पैसिव बनता है। तो सब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। करेक्ट, यानी इस दिस को जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, पैसिव में आकर वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए यहाँ आ जाएगा दिस। अब आप खुद सोचें कि दिस के साथ हैज़ लगता है या दिस के साथ हैव लगता है, तो हैव तो नहीं लगता है, हैज़ लगता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, दिस हैज़। ओके, दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, और एजेंसी आपको चूंकि दिखानी है तो दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई अस। इतना आसान है पैसिव वॉइस। क्या मैंने किसी टेंस का जिक्र किया, नहीं किया, बिना टेंस का जिक्र किए हमने पैसिव वॉइस देखा। तो हमें मेनली देखना क्या है, अब मैं तुम्हें टेंस यहाँ पर मैच करके दिखा देता हूँ कि टेंस मेंटेन्ड है या नहीं है। गौर करो, हैव फैमिली
हैव फैमिली, यानी जिस नेचर का वर्ब ऊपर उसी नेचर का वर्ब नीचे। यहाँ पर क्या है, V3 है, यहाँ भी देखो V3 है, यानी V3 नेचर का वर्ब ऊपर था, हमने भी V3 नेचर का वर्ब नीचे लिखा। और ये मेन वर्ब है चूंकि, तो मेन वर्ब तो V3 में चेंज होगा ही, इसलिए इसको हमने V3 में चेंज किया। मेनली हमने क्या देखा कि ये V3 है और इससे पहले हमने बी फॉर्म लिखा, तो V3 से पहले बी फॉर्म, यही तो है पैसिव वॉइस। दैट्स इट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही माइट सॉल्व दैट, वह उसे सॉल्व कर सकता था। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट जानेंगे। ही माइट सॉल्व व्हाट, वह सॉल्व कर सकता था क्या, व्हाट का जवाब आएगा दैट। ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी इसी को हम यहाँ बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट। माइट पास्ट टाइम में है, तो माइट का पास्ट टाइम और क्या होता है, माइट ही होता है। माइट का पास्ट फॉर्म में एक ही फॉर्म है, दैट इज माइट, तो माइट के नीचे माइट। सॉल्व क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हमेशा हिट करेंगे। मेन वर्ब क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म बन गया, करेक्ट। और इस थर्ड फॉर्म से हमें पहले यहाँ क्या चाहिए भाई, तो बी फॉर्म चाहिए, बी का एक चेहरा चाहिए। लेकिन बात यह है कि बी फॉर्म को हम किस रूप में लिख दें, तो सॉल्व किस रूप में लिखा हुआ है, V1 में, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, V1 आएगा। जिस नेचर का यहाँ वर्ब रहेगा उसी नेचर का वर्ब यहाँ लिखेंगे। यानी पैसिव वॉइस है क्या, वर्ब के नेचर को मेंटेन करना ही पैसिव वॉइस है, करेक्ट। तो बी फॉर्म का V1 क्या होता है, बी होता है, आर होता है, लेकिन ये ट्रू V1 है, इसलिए हम जनरल फॉर्म यहाँ पर बी लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इज एम आर वाला केस नहीं है। देखो सॉल्व V1 है नॉर्मली, तो हम V1 सोचेंगे। और जनरल फॉर्म V1 का क्या है, बी है, बी का खुद, इसलिए दैट माइट बी सॉल्व्ड, और एजेंसियाँ दिखा दीजिए, दैट माइट बी सॉल्व्ड बाई हिम। है ना आसान। अब देखो स्पीड कितनी आ जाएगी तुम्हारे में अगर तुम इन चीज़ों को समझ चुके हो ढंग से। तो क्वेश्चन लेते हैं कुछ भी, जैसे आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो बिल्कुल भी वर्ब के नीचे वर्ब ही लिखना है हमें, और इसके नीचे हमें कुछ और नहीं लिखना है फिलहाल के लिए, डिस्टर्ब नहीं करना है इसकी जगह को। तो आई एम राइटिंग व्हाट, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो व्हाट का जवाब क्या आएगा, अ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस में अ सेंटेंस। अब गौर करो यहाँ पर एम का फॉर्म है, दैट इज बी का यहाँ पर एक फॉर्म लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी बी का ही फॉर्म लिखेंगे। और एम से टाइम हमें पता चल रहा है प्रेजेंट, हम भी यहाँ प्रेजेंट सोचेंगे। तो प्रेजेंट में हमारे पास क्या क्या फॉर्म्स हैं, इज है, एम है और आर है। लेकिन आप खुद सोचें कि अ सेंटेंस है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इज होगा, क्योंकि आई के साथ एम होता है और प्लूरल के साथ आर होता है। तो अ सेंटेंस के साथ यहाँ क्या हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इज हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर इज हो गया। अब गौर करें कि जिस फैमिली का वर्ब यहाँ लिखा है उसी फैमिली का वर्ब यहाँ लिखा है, करेक्ट। अब गौर करो कि यहाँ पर आईएनजी नेचर का वर्ब लिखा है, तो हमें भी यहाँ पर आईएनजी नेचर का ही वर्ब लिखना है, ठीक। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की ठुकाई होगी, और इसकी ठुकाई होने के बाद ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा रिटर्न, थर्ड फॉर्म। और ये थर्ड फॉर्म से पहले क्या होना चाहिए, बी फॉर्म होना चाहिए, ओके। लेकिन बी फॉर्म किस नेचर का, तो आईएनजी नेचर का, कहने का अर्थ कि V4 नेचर का, करेक्ट। ये V4 है, तो नीचे में हमें क्या दिखना है, V4, और B का V4 क्या होता है, बीइंग होता है। तो देखो हमने पहले ही तय कर लिया था। सो अ सेंटेंस इज बीइंग रिटन बाय मी, that's it. So this is how we have completed the chapter voice, going through the concept Billiard's method. It is truly a nice method through which you can solve any of the questions of voice. Thank you so much. Take care. Keep learning. Bye bye. Jai Bharat. Jai Hind.